गुड इवनिंग फ्रेंड, दस्तक कोचिंग वाराणसी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि लगातार हम जो है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर को हल करा रहे हैं जो है उसी क्रम में एक नया वीडियो है ये। और ये जो आपका वीडियो है इसमें हमने बाल विकास के 30 क्वेश्चन को लिया हुआ है, जो कि आपके जो है प्रीवियस ईयर में जो है 5 जनवरी 2022 को जो पेपर हुआ था ऑनलाइन, वही पेपर है आपका। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जैसा आप देख रहे हैं बाल विकास के पहले क्वेश्चन में पूछा गया था कि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवांशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। आप खुद सोचिए कि बच्चों के शारीरिक विकास में अगर देरी हो रही है, कोई बच्चा अगर विकास अच्छे से नहीं कर रहा है, ग्रोथ उसकी नहीं हो रही है, तो क्या आप पूरी तरह से उसके आनुवांशिक बनावट को ही जिम्मेदार ठहराएंगे कि उसके माता पिता अगर छोटे हैं तो बच्चा भी एकदम छोटा ही होगा? तो ये क्या सही है? जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? तो आप कहेंगे नहीं। आप कहेंगे क्यों? तर्क देंगे। क्योंकि आप देखेंगे कि किसी भी बच्चे के शारीरिक विकास की जब बात होगी तो उस बच्चे के शारीरिक विकास में आनुवांशिकता का महत्व तो है ही, हम इसको नकार नहीं सकते हैं। लेकिन आनुवांशिकता को ही केवल नहीं दे सकते, उसके साथ साथ उसके सामाजिक सांस्कृतिक जो है पर्यावरण का भी क्या होता है, उस पर असर होता है। अर्थात किसी व्यक्ति के शरीर के विकास में आनुवांशिकता के साथ साथ उसके सामाजिक पर्यावरण वातावरण का भी क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे दिया था केवल आनुवांशिक, तो इस तरह से हमारा ये अभिकथन क्या हो जाएगा, पूरी तरह से गलत हो जाएगा। अगर इसी में अगर ये देता कि आनुवंशिकता के साथ साथ सांस्कृतिक सामाजिक भी असर पड़ता है या ठहराया जा सकता है, तो आप सही मानते। दूसरा देखिए इसका कारण क्या दिया है, कारण आर दिया है कि बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं। अब देखिए वही बात फिर इसमें दोहराया है, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही केवल उत्तरदायी होते हैं? नहीं, उसके लिए वातावरण, पर्यावरण, खान पान, हर चीज़ का क्या होता है, उस बच्चे पे प्रभाव पड़ता है। तो केवल हम वंशानुगत को जो है क्या कर सकते हैं, कारक को ही उत्तरदायी नहीं मान सकते हैं। इस प्रकार से हमारा कारण भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब कथन और कारण दोनों ही गलत हो गए तो यहाँ व्याख्या करने का तो कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न हुआ। तो इस तरह से देखिए ऑप्शन डी दिया है कि ए और आर दोनों क्या है, गलत है। अब देखिए विकास की बात आई है यहाँ पे, तो आपको कुछ हम बता दे रहे हैं एक्स्ट्रा पॉइंट कि विकास जो है जीवन पर्यंत चलता है। जी, विकास क्या है, जीवन पर्यंत चलता है। और इसका एक क्या होता है, निश्चित क्रम होता है। और क्या होता है, निश्चित दिशा होती है। आप कहेंगे सर निश्चित दिशा का मतलब क्या है? जैसे आप जानते हैं एक शब्द आता है मस्तकाधोमुखी, अर्थात सिर से लेकर के पैर तक। और क्या है, केंद्र से लेकर दूर तक, केंद्र से दूर की ओर। कहने का मतलब कि बच्चे का विकास जो है एक निश्चित क्रम में होता है, एक निश्चित दिशा में होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, जीवन पर्यंत चलता लगता है। और देखिए क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा गया था जैसे कि क्या आप बच्चे के विकास का पूर्वानुमान लगा सकते हैं? तो लगा सकते हैं। पूर्वानुमान क्या हो सकता है, हम लगा सकते हैं। तभी तो हमको पता चलता है कि इस बच्चे की ग्रोथ अभी तक नहीं हुई है, इसका जो है इतने वर्ष का हो गया लेकिन इसकी हाइट नहीं बढ़ी है, इसका वजन नहीं बढ़ रहा है, ये पतला है, दुबला है कि नहीं। तो इन सब चीज़ों से आप क्या करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक स्वस्थ बच्चे का विकास लगभग इतना तो होना ही चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका क्या, पूर्वानुमान आप लगा सकते हैं। हाँ, उसमें एक चीज़ ये भी पूछता है कि क्या जो है उसके विकास की जो गति होती है वो रेखीय होती है? तो नहीं, कभी भी आपसे अगर रेखीय शब्द देगा तो विकास रेखीय कभी नहीं। रेखीय का मतलब तो एक सीधी रेखा में एकदम, न कम न ज़्यादा। लेकिन आपको पता है कि विकास किसी किसी बच्चे में कम होगा, किसी किसी में ज़्यादा होगा। उसके खान पान, रहन सहन, वातावरण पर क्या होता है, उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे आप देखे होंगे कि पहाड़ी क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनका कद क्या होता है, नाटा होता है, छोटा होता है। लेकिन जब हम देखते हैं मैदानी क्षेत्र के लोगों को, तो मैदानी क्षेत्र के लोग क्या होते हैं, काफ़ी लंबे होते हैं और उनका शरीर क्या होता है, गठीला होता है। तो आई होप ये समझ पाए होंगे आप फैक्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो 30 क्वेश्चन जो बाल विकास करता है, तो ऐसा नहीं कि 30 हार्ड ही रहेंगे आपके, कुछ तो ईजी रहेंगे, कुछ मॉडरेट रहेंगे, कुछ टफ रहेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। एग्जाम्पल आपसे पूछ रहा है फाइन मोटर स्किल का। क्या रनिंग है, वॉकिंग है, जो है स्क्रैबिंग है, जंपिंग है, अर्थात दौड़ना, चलना, घसीट कर लिखना और कूदना। तो हालांकि इसमें हमारा राइट आंसर जो बनेगा वो होगा घसीट कर लिखना। अब जब हम फाइन मोटर स्किल की बात करेंगे तो सूक्ष्म कौशल में क्या आता है,
सूक्ष्म कौशल में हमारे शरीर के वे छोटे छोटे अंग आते हैं जिनको जो है हम अपने आँखों के और उनके बीच एक सामंजस्य स्थापित करते हैं। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि बच्चों के हाथ हो गए, कलाई हो गया, उंगली हो गया, उनके अंगों और आँखों के बीच जो तालमेल होता है उसी को हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म कौशल, जिसके द्वारा वो कार्य कर सके। तो ऐसा कार्य जो कि उसके क्या अंगों और आँखों के बीच सामंजस्य स्थापित करके किया जाए उसे ही क्या कहते हैं? हम सूक्ष्म कौशल कहते हैं, फाइन मोटर स्किल कहते हैं। और इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें एक ही ऑप्शन निकलता है, घसीट कर लिखना। अब तब ये दौड़ना, चलना, कूदना क्या है? तो ये आता है स्थूल कौशल के अंतर्गत। ठीक है, क्या आता है? स्थूल कौशल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन, कि इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा। अब देखिए, अगर आप बाल्यावस्था की बात करेंगे तो जब आप जो है बालक के विकास का क्रम पढ़ेंगे कि किस क्रम में, किस एज में किस किस चीज़ का विकास होता है, तो आप देखेंगे कि जनरली अगर हम देखें तो बालक के विकास की अगर हम अवस्थाओं के बारे में चर्चा करें तो मुख्यतः 4 भागों में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। अब ये चारों कौन कौन से हैं? तो चारों देख लीजिए एक सरसरी निगाह में, कहीं ना कहीं से एग्जाम में तो क्वेश्चन बनते ही हैं। एक होता है प्रसव पूर्व, जैसा नाम से ही स्पष्ट है, प्रसव पूर्व जो अवस्था होती है वो माँ के गर्भ में होती है, अर्थात 9 मंथ। कभी कभी इसका दिन भी पूछ जाता है, 280 दिन। ये हो गया प्री नेटल स्टेज होगा। उसके बाद शैशवावस्था आता है। क्या आता है? शैशवावस्था। ठीक है, आपको नोट करना हो तो नोट भी कर सकते हैं। शैशवावस्था, ये इन्फेंसी जो स्टेज होती है वो जन्म से जो है लेकर 5 वर्ष तक होती है। तीसरा जो हमारा है वो बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था। अब ये जो बाल्यावस्था है, चाइल्डहुड स्टेज, ये 6 से 12 वर्ष होता है। और जो लास्ट है आपका किशोरावस्था, जो किशोरावस्था है वो 12-13 वर्ष से शुरू होकर के जो है 18 वर्ष तक हम मानते हैं इसको। तो देखिए हर स्टेज का अपना अपना एक खूबी है। जैसे जो प्रसव स्टेज होता है, प्रसव पूर्व, उसमें तो बच्चा गर्भ में होता है। लेकिन जो शैशवावस्था जब आती है बच्चे की, जन्म से लेकर 5 वर्ष तक का जब बच्चा होता है, तो ये टोटली माता पिता के ऊपर डिपेंड रहता है। माता पिता का अनुकरण करता है, जैसे माता पिता करते हैं वैसे ही बच्चा भी करता है। जैसे वो देखता है घर में बड़े के साथ छोटे क्या व्यवहार कर रहे हैं, छोटे के साथ बड़े क्या कर रहे हैं, वैसा ही बच्चा भी सीखता है। आत्म प्रेम की भावना होती है सब, तो इसमें जो है खिलौने की आयु भी से कहते हैं। बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है। जब भी कभी अनुकरण का जिक्र आए तो याद रखिएगा शैशवावस्था। और बच्चा चिंतन तो करता है लेकिन बिना तर्क के करता है, अर्थात उसे हम कह सकते हैं अतार्किक चिंतन जो है किसमें करता है? इसी आपके शैशवावस्था में करता है। और जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है और 6 से 12 वर्ष के बीच जब आयु पहुंचता है बाल्यावस्था में, तो वह तार्किक चिंतन करने लगता है। और इसे ही गंदी अवस्था कहते हैं, आरंभिक स्कूल की अवस्था कहते हैं, स्फूर्ति की अवस्था कहते हैं, खेल की अवस्था कहते हैं, और टोली या समूह या गैंग की जो है अवस्था और अनोखा काल भी इसी को क्या कहते हैं? बाल्यावस्था को कहते हैं। और अगर किशोरावस्था की बात करें तो इसे स्वर्ण काल कहा गया है विद्वानों के द्वारा, जीवन का कठिन काल कहा गया है, संघर्ष, तूफान, आंधी की अवस्था कहा गया है, उलझन की अवस्था कहा गया है। अमूर्त चिंतन जब भी आएगा तो ये इसी में आएगा। वीर पूजा की भावना होती है। तो ये जो है जनरली 4 भागों में हमने डिवाइड किया था। ठीक, अब देखिए इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा। तो एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू करता है काल्पनिक खेल के दौरान, तो ये तो नहीं होगा। एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है। तो मैंने अभी बताया आपको कि जो बाल्यावस्था है वो 6 से लेकर कितनी अवस्था है बताइए? 12 वर्ष तक है। और जब जीन पियाजे का भी आप जो है संज्ञानात्मक सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जब बच्चा जो है क्या रहता है, 11 से लेकर 15 वर्ष रहता है, 11 से लेकर 15 वर्ष आप पढ़े होंगे। और ये अवस्था होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की, जिसमें बच्चा क्या करता है? ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था में पहुंचता है और बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। और बच्चे में जो है निगमनात्मक जो है तर्कणा की जो है शक्ति क्या हो जाती है? विकसित हो जाती है। अर्थात बच्चा नियमों पे क्या करता है? तर्क कुतर्क करने लगता है, क्योंकि उसे नियमों की क्या होती है? जानकारी होती है। जैसे मैथ के क्वेश्चन वो क्या करता है? दिमाग में ही हल कर लेगा, क्योंकि उसको नियम की जानकारी होती है। किसमें? औपचारिक स्टेज में, जो लास्ट है, चौथा। जबकि इसके पहले वाले में
जस्ट जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 11 ही वर्ष की होती है, उसमें बच्चा क्या करता है, आगमनात्मक जो है त्रकड़ा इसकी आती है। अर्थात जब बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में रहता है तो वह उदाहरण के माध्यम से चीज़ों को समझता है, लेकिन जैसे ही बच्चा जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में पहुंचता है 11 से 15 वर्ष में, वह नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। तो यहाँ पे देखिए ये नियमों के अर्थ की समझ, तो 11 से 15 वर्ष में, और मैंने बताया भी कि जो बाल्यावस्था है वो क्या है, 6 से 12 वर्ष, इसके अंदर ही आएगा। तो ये हमारा एक तरह से राइट आंसर लग रहा है। और देख लेते हैं, एक बच्चा जो संभावित कारणों की परिकल्पना कर सकता है, तदनुसार जटिल प्रयोगों की योजना बना सकता है, तो ये तो इसमें होगा नहीं। एक बच्चा जो अभी स्थूल कौशल दिखाना शुरू कर रहा है, जैसे कि पेंसिल और ऐसी अन्य वस्तुओं को पकड़ना, तो ये तो शैशवावस्था एक तरह से हो गया। जब बच्चा अभी मैंने बताया आपको कि स्थूल क्या है, घसीट कर लिखना, तो आपका सूक्ष्म में आ जाएगा। चलना दौड़ना भी, अपने शरीर को बैलेंस बच्चा बना रहा है, ठीक है, किसी चीज़ को पकड़ना सीख रहा है, किसी चीज़ के ऊपर अपना ध्यान जो है केंद्रित कर रहा है, तो ये किस में आएगा, ये आपका आ जाएगा जो है शैशवावस्था में। तो हमारा इस तरह से राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी बॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बी बॉल क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा है। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फिल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपर्युक्त तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। यह सामाजिकरण की संस्था के रूप में भूमिका पर क्या करता है, प्रकाश डालता है। अब देखिए यहाँ पे जिक्र आई है सामाजिकरण की। अब देखिए सामाजिकरण आपको जब पता रहेगा तब ना कि सामाजिकरण वाकई में होता क्या है। अब देखिए जब हम सामाजिकरण की चर्चा करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि सामाजिकरण होता क्या है। तो देखिए मैंने आपको बता दूं, कुछ लोगों को पता भी होगा, तो सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें आदमी क्या करते हैं, मनुष्य क्या करते हैं, मानव समाज के रीति रिवाज हो गए, वहाँ के खान पान वेशभूषा, जो भी वहाँ की जो है संस्कृतियाँ होती हैं, उनके अनुसार वह समाज से सीखते हुए एक सामाजिक प्राणी जो है बनने का क्या करता है, मनुष्य प्रयास करता है। यही सामाजिकरण है। अर्थात समाज के नियम कानूनों को क्या करना, पालन करना या अपने अनुरूप उतारना अपने अंदर, यही सामाजिकरण है। तो इसमें पूछ रहा है खास करके कि यह हमको बताइए कि जो फिल्म है या विज्ञापन है, यह सामाजिकरण की संस्था के रूप में किसकी भूमिका निभाते हैं। क्या ये जो विज्ञापन और फिल्म प्राथमिक भूमिका निभाते हैं, द्वितीयक निभाते हैं, प्राथमिक द्वितीयक। तो सबसे पहले आपको तो यही कट कर देना चाहिए कि जो फिल्म और विज्ञापन होते हैं ये कभी भी प्राथमिक जो है क्या होते हैं, सामाजिकरण के जो है केंद्र नहीं होते हैं कभी। तो प्राथमिक वाला तो ऑटोमेटिक कट गया, अर्थात सी जो है कट गया और ए कट गया। तो कहेंगे कि सर ये बताइए जब ये प्राथमिक में नहीं है तो प्राथमिक में आते कौन कौन से हैं। तो देखिए आप पढ़े होंगे कि माता पिता जो है या उनका परिवार जो होता है वो बच्चे की प्रथम पाठशाला कही जाती है। तो जो हमारा परिवार होता है, जो हमारे माता पिता होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, जो हमारा परिवार होता है, माता पिता हो गए, ये क्या कहलाते हैं, ये जो है सामाजिकरण के प्राथमिक प्राइमरी जो है आपके कहलाते हैं, ये प्राइमरी फैक्टर हैं। और अगर हम द्वितीयक की बात करें, सेकेंडरी की बात करें, तो सेकेंडरी में कौन कौन से आ जाएंगे, तो स्कूल हो गया, पीयर्स हो गए अर्थात साथी सहपाठी मित्र हो गए, और मास मीडिया, जो मास मीडिया है, जो ये फिल्म है विज्ञापन है, ये आ जाएंगे। तो यहाँ पे सीधे सीधे आप देख रहे हैं कि स्कूल दिया है, द्वितीयक दिया है, मीडिया दिया है, और ये तो कट ही गया, मीडिया द्वितीयक। तो मीडिया के साथ द्वितीयक जो है, ये फिल्म और विज्ञापन का जिक्र है तो मीडिया हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा मीडिया हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्वितीयक की भूमिका पर प्रकाश डालता है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें हम क्या कर देंगे, इसमें ऑप्शन बी हम टिक कर देंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात आई है तो अब तुरंत आपके दिमाग में जीन पियाजे आना चाहिए। अब पूछा है कि कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है, अर्थात जब बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पहुंचता है, उस उम्र में पहुंचता है, तो उस उम्र के दौरान उसकी क्षमता में, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो, और चूंकि ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया तो सामाजिक, जाहिर सी बात है संज्ञानात्मक से ही रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो किस क्षमता का विकास होता है, क्या वह इस अवस्था में अमूर्त सोच की क्षमता उसके विकसित हो जाती है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता होती है,
दूसरे का नजरिया लेने की क्षमता होती है, या फिर परिकल्पनात्मक निगनात्मक सोच की क्षमता। अब देखिए, मैंने आपको एक चीज़ बताया था अभी भी जस्ट जो है कुछ देर पहले ही, कि जब जिन पियाजे का आप संज्ञानात्मक सिद्धांत पढ़ेंगे तो इन्होंने आपका 4 सिद्धांत दिया था। मैंने बताया था आपको, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ही ये 4, 1 2 3 और 4। देखिए पहली जो थी वो सेंसर मोटर स्टेज था, 0 से लेकर के 2 वर्ष तक। दूसरा जो था आपका 2 से लेकर 7 वर्ष था। तीसरा क्या था, 7 से 11, 7 से 11। और चौथा जो था वो 11 से 15, कहीं कहीं 11 से ऊपर देता है। अब देखिए जो लास्ट स्टेज है जो है, पहला तो होता है आपका क्या, संवेदीगामक या पेशी अवस्था, सेंसर मोटर स्टेज। दूसरा है आपका पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। तो देखिए लास्ट वाला जो औपचारिक है, इसमें तो भाई सर्वोच्च अवस्था होती है ज्ञान की। इसमें बच्चा जो है अमूर्त चिंतन करता है और क्या करता है, नियमों पे तर्क करता है। तो ये जो निगनात्मक सोच है ये पूर्व संक्रियात्मक में तो आएगी नहीं, तो ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। क्योंकि नियम पे सोचने की क्षमता तो आपका किस में आता है, आपका जो है औपचारिक में आता है। उदाहरण देता तो उदाहरण वाला आप आगनात्मक तर्कणा कहते तो मूर्त संक्रियात्मक में आता है, ठीक है। लेकिन आपसे पूर्व संक्रियात्मक पूछा है, तो देखिए पूर्व संक्रियात्मक में होता क्या है कि इस अवस्था में क्या होता है कि अगर कोई बच्चे के सामने आप कोई वस्तु को रख दें, ठीक है, तो वह बच्चा क्या करता है कि एक टाइम में उस वस्तु के एक ही विशेषता के ऊपर अपना ध्यान क्या करता है, केंद्रित करता है, अर्थात देखता है, एक साथ कई चीजों पर नहीं। अर्थात बच्चा सामने वाली चीजों को देख पाता है लेकिन क्रिया नहीं कर पाता है। और क्या होता है इस स्टेज में, इस स्टेज में सजीव और निर्जीव के बीच अंतर बच्चा नहीं स्पष्ट कर पाता है। इसके अंदर अहम केंद्रित की भावना होती है। अब देखिए जैसे आप कहेंगे सजीव निर्जीव की जो है कैसे जो है अंतर नहीं स्पष्ट कर पाता है। अच्छा देखिए, जब बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है तो होता क्या है कि सपोज दैट बच्चा चल रहा है, अचानक उसको गेट से या दरवाजे से चोट लग गई, तो देखते होंगे कि बच्चा उस दरवाजे पे ही मारने लगता है, उस दरवाजे को, कि मुझे दरवाजे से चोट लगी। उसको ये नहीं पता कि वो निर्जीव है, उस वस्तु का उस पर कोई दोष नहीं है। तो ये इसमें समझ विकसित नहीं होता है। अहम केंद्रित की भावना, अर्थात मैं ही सब कुछ हूं, मुझे जो पसंद है वो सबको पसंद है। अपलटवादी जो है इसमें गुण पाया जाता है, अर्थात अगर 4 और 6 पूछेंगे जोड़ के कितना होगा तो वो 10 तो बता देगा, लेकिन अगर इसी को पलट के पूछेंगे 6 और 4 बताओ बेटा, तो ये नहीं बता पाएगा। ये गुण नहीं होता है। ये दूरी भार का कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाता है उस स्टेज में। जैसे अगर 1 लीटर दूध जो है एक बड़े से भगोने में रख दिया जाए और 1 लीटर दूध एक छोटे से भगोने में रखा जाए, तो उसको ये समझ में आएगा कि ये बड़े वाले भगोने में ज़्यादा दूध है। मात्रा का भी ज्ञान नहीं हो पाता है, क्वांटिटी का। तो होता क्या है कि इसमें देखिए ऑप्शन के हिसाब से अगर देखेंगे तो अमूर्त सोच की क्षमता, तो जो अमूर्त चिंतन है वो तो आपका औपचारिक में ही आ जाएगा, औपचारिक में। तो ये दोनों तो कभी नहीं आएंगे। बचे 2, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता और दूसरे का नजरिया लेने की क्षमता, अर्थात अनुकरण करने की क्षमता। तो अनुकरण तो होगा नहीं सीधे सीधे, लक्ष्य निर्देशित जो है व्यवहार की क्षमता, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है 6वां नंबर क्वेश्चन कि पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का क्या होना जरूरी है, गतिशील और लचीला होना, संरक्षित अनम्य होना, सहानुभूतिपूर्ण पारदर्शी होना, यांत्रिक और व्यवहार आदि। तो देखिए सबसे जो उपयुक्त इसमें विकल्प है वो है गतिशील और लचीला, क्योंकि आप पढ़े होंगे कि शिक्षक का अपनी कक्षा में गतिशील होना क्या है, अत्यंत ही आवश्यक होता है। अब कहेंगे गतिशील का अर्थ क्या है, तो गतिशील का मतलब यही है कि शिक्षक जो है अपनी कक्षा में क्या रहे, सक्रिय रहे, एक्टिव रहे। और लचीला का मतलब क्या है, अब भाई क्लासरूम है तो क्लास में विभिन्न जो है क्षेत्र से, विभिन्न भाषा के अन्य जो है बुद्धिलब्धि के छात्र उसमें जो है क्या है, क्लास में उपस्थित हैं। तो उनके विविधताओं को देखते हुए टीचर को क्या होना चाहिए, स्किल का प्रयोग करना चाहिए अपने टीचिंग। तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी का भी जो है होना चाहिए, गुण होना चाहिए, अर्थात उनके जो है विविधताओं का उनको क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए। तो सबसे जो बेस्ट हमारा उत्तर है वो गतिशील और लचीला होगा। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लेव वाइगोत्स्की के विचार में क्या संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है,
संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है। भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास से संबंधित नहीं है। तो आंसर दीजिए कमेंट भाषा में, कमेंट करके दीजिए। ये जो भाषा आपसे पूछ रहा है, देखिए अब लेव वाइगोत्स्की का जिक्र यहाँ पे आया है, तो एक बात बताइए आप हमको कि इन्होंने कहा है, क्या कहा है कि पहले बच्चे के भाषा का विकास होगा, फिर उसका संज्ञानात्मक विकास होगा। लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा है कि बच्चा जो है क्या करता है, पहले वो भाषा समाज के द्वारा दिया गया जो भाषा है उसको क्या करेगा, वो सीखेगा। और ये कहते हैं कि जो भाषा है वो क्या है, समाज के द्वारा दिया गया क्या है, एक सांकेतिक उपकरण है जो कि बालक के विकास में क्या करता है, विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, क्या, भाषा। और ये भी कहते हैं कि जो संज्ञानात्मक विकास है उस पर जो सामाजिक कारक होते हैं, सामाजिक कारक कौन कौन से हैं, जैसे परिवार हो गया, समाज हो गया, विद्यालय हो गया, मित्र मंडली हो गया, परिवेश हो गया, और भाषा का प्रभाव क्या करता है, अधिक रूप से पड़ता है। और इसीलिए इनके सिद्धांत को जो है, जो लेव वाइगोत्स्की हैं, इनको जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी क्या कहते हैं। अब इसमें ये होगा कि इसमें आंसर तब क्या होगा, तो देखिए ये कहते हैं कि संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। क्या ये बात सही है? तो ये गलत है। कभी भी ये एक दूसरे से अलग नहीं है, एक दूसरे से क्या है, जुड़े ही हैं, एक दूसरे के पूरक ही हैं। दूसरा कह रहा है संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है। क्या ये जो है निर्देशित करता है, बताइए। तो ये बात सही है, संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को क्या करता है, एक निर्देशन का जो है काम करता है, एक डायरेक्शन देने का काम करता है। जब बच्चे का संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा तो वह जब उसका क्या होगा, भाषा का भी तो विकास होगा एक तरह से, और उसको क्या करेगा, वो दिशा प्रदान करेगा। तो ये तो कुछ ठीक लग रहा है। अब देखते हैं, भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, तो ये गलत बात है इनके अनुसार। और क्या है, हाँ इसमें देखिए ये दिया है संज्ञानात्मक विकास जो है वह भाषा के विकास से संबंधित नहीं है, तो ये तो सीधी सीधी क्या है, गलत बात है इनके हिसाब से। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो गया क्या, ऑप्शन बी वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से ऐसे कारक हैं, फैक्टर हैं जो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को क्या करते हैं, सुगम बनाते हैं। क्या सांस्कृतिक उपकरण, सामाजिक संपर्क, संतुलन या फिर पुरस्कार। तो आप जब लेव वाइगोत्स्की को पढ़ेंगे तो इनका जो है, इनका अभी मैंने बताया भी कि इनके जो है सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए समाज भी है और यहाँ पे संस्कृति भी है। संतुलन और पुरस्कार का जिक्र ये नहीं किए हैं। तो सीधे सीधे हमारा जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, आप देखेंगे इसमें कि सीधे सीधे सांस्कृतिक यहाँ से मिल गया, समाज यहाँ से मिल गया। तो 1 और 2, तो 1 और 2 किस में है, सी में है, यहाँ पे है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ दिया है कि एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम माने लर्निंग, जो सीखना होता है। तो देखिए जब बाल केंद्रित शिक्षा की बात करेंगे तो एनसीएफ ने भी कहा है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक के ही इर्द गिर्द घूमे, बालक के अपनी रुचि हो, चाहे उसकी क्षमता हो, चाहे उसकी प्रवृत्तियां हो, उसके अनुसार या उसको ध्यान में रख के ही क्या हो, शिक्षा प्रदान की जाए, जो बाल केंद्रित शिक्षा है। अब ये कक्षा में अधिगम कैसा होना चाहिए, उद्दीपन प्रक्रिया संघों के युग्म द्वारा होना चाहिए, पुरस्कार और दंड पर निर्भर होना चाहिए। देखिए बाल केंद्रित शिक्षा कभी भी पुरस्कार और दंड तो निगेटिव टैग वर्ड है, कभी नहीं होगा। शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित हो, क्या ऐसी हो, तो ये तो सही है भाई दोनों मिलके अब सीखें, अंतःक्रिया करके सीखें चीज़ों को। पूरी तरह से शिक्षक पर, अर्थात शिक्षक केंद्रित तो कभी नहीं होगी। बाल केंद्रित यहाँ दिया है तो शिक्षक केंद्रित कहाँ से हो जाएगा, जहाँ पे शिक्षक जो है क्या हो, निर्भर हो और छात्रों पर भूमिका निष्क्रिय हो, तो ये तो कभी नहीं होगा, सीधे सीधे ऑप्शन कट जाएगा। तो आपको ऑप्शन इलिमिनेट भी करना आना चाहिए कि ये तो कभी नहीं होगा सही, तो उसको तुरंत काट दीजिएगा। तो उद्दीपन प्रक्रिया जो है संघों के युग्म द्वारा होता है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका, कि शिक्षक और छात्र क्या करते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, सह निर्मित जो है करके सीखते हैं अधिगम।
अब देखिए 10वां क्वेश्चन दिया है लॉरेंस कोहलरबर्ग का। अब देखिए लॉरेंस कोहलरबर्ग की बात करेंगे जब आप, तो इनका जो है काफ़ी फेमस जो है नैतिकता का सिद्धांत है, उसको हम देखेंगे, शायद वहीं से क्वेश्चन ये पूछा गया है, बार बार एग्जाम में रिपीटेड होता है ये क्वेश्चन। तो इन्होंने इसमें देखिए कह क्या रहा है कि लॉरेंस कोहलरबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में, किस स्टेज में बच्चे दूसरों के इरादे की क्या करते हैं, उपेक्षा करते हैं, अपेक्षा नहीं उपेक्षा, और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, अच्छा लड़का लड़की अभिविन्यास, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। बताइए क्या होगा, आप पढ़े होंगे कहीं तो पढ़े होंगे, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहली चीज़ कि लॉरेंस कोहलरबर्ग का नाम आया है, तो हालांकि ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे जो है, और इन्होंने अगर नैतिकता की बात करें तो नैतिकता का मतलब क्या होता है, सही और गलत की पहचान करना। तो इन्होंने दो चीज़ें बताई थी, एक नैतिक दुविधा और एक नैतिक तर्कड़ा। अब दुविधा नाम से ही स्पष्ट है, नैतिक दुविधा में होगा क्या कि आप सही और गलत की पहचान नहीं कर पाएंगे, क्या सही है क्या गलत है। दूसरा है नैतिक तर्कड़ा। अब नैतिक तर्कड़ा में क्या होता है, सही या गलत में से किसी एक चीज को व्यक्ति के द्वारा चुनना। ये दो स्टेज हो गया। और इन्होंने जो नैतिकता का सिद्धांत दिया था उसमें नैतिकता के 3 जो है लेवल बताए थे, 3 स्तर बताए थे। तो चलिए तीनों स्तर को फटाफट जो है डिस्क्राइब कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछता है। देखिए अगर हम पहले स्तर की बात करें तो पहले स्तर को हिंदी में प्राक रूढ़िगत नैतिकता का कारण बोलते हैं। प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, नैतिकता का स्तर लिख लेंगे आप, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, प्री कन्वेंशनल स्टेज, और ये होता है 4 से लेकर के 10 वर्ष तक। ठीक। दूसरा अगर बात करें तो ये आपका क्या है, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर है, कन्वेंशनल स्टेज है, और ये होता है आपका कब से कब तक, तो 10 से लेकर 13 वर्ष तक। और आपका जो तीसरा है ये है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जिसे हम पोस्ट कन्वेंशनल जो है स्टेज कहते हैं, और ये 13 वर्ष से क्या होता है, ऊपर होता है, 13 से ऊपर। अब देखिए इन्होंने हर स्टेज को 2-2 भागों में क्या किया है, डिवाइड किया है हर स्टेज को। तो अब देखिए आपको एक चीज़ कॉमन समझना है कि जैसे घर में बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, धीरे धीरे उनका विकास होता है, बड़े होते हैं तो उनमें धीरे धीरे मैच्योरिटी आती है। तो इन्होंने बताया कि जब बच्चा 4 से लेकर 10 वर्ष का होता है तो एक इसमें नैतिकता का गुण पाया जाता है, दंड और आज्ञा पालन। अब देखिए नाम है दंड और आज्ञा पालन, अर्थात दंड का मतलब होगा दंड देना किसी चीज़ को, और आज्ञा पालन माने ऑबिडियंस। तो एक तो ये हो गया। दूसरा है इनका साधनात्मक सापेक्षता और उन्मुखता, सापेक्षनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता। इसका मतलब क्या है, टिट फॉर टैट, इसको शॉर्टकट में काफ़ी फेमस है, टिट फॉर टैट। और इसको तो आपका दंड या आज्ञा जो है आप पालन जानते ही हैं। तो देखिए जब 4 से 10 वर्ष का बच्चा होता है तो उसमें जो है क्या पाया जाता है, दंड और आज्ञा पालन। अच्छा, अर्थात इसका मतलब क्या है कि जब जानते हैं कि घर में कोई मेहमान गेस्ट आते हैं तो बच्चों को ये सिखाया जाता है कि बच्चा पैर जो है, बाबू पैर पकड़ लो, ये नाना है, मामा है, चाचा है, ये हैं वो हैं। अगर बच्चा पैर नहीं पकड़ता है तो बाद में उसकी पिटाई भी होती है, क्योंकि बात को माना नहीं वो। तो बच्चा डर के मारे क्या करता है कि जब भी उसके घर में कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो उसका पैर वगैरह छूता है, नमस्ते प्रणाम करता है। तो वो किस लिए करता है, उसको ये नहीं पता है, उसके दिमाग का विकास, इतना नैतिकता का विकास नहीं हुआ रहता है उस स्टेज में कि वो सही गलत की पहचान करे कि हाँ ये बड़े हैं, इनका सम्मान करना चाहिए। वो केवल डर के मारे क्या करता है, नमस्ते या प्रणाम करता है। तो इसको जो है इन्होंने दंड और आज्ञा पालक का नाम दिया। और क्या है, इस बच्चे इसी स्टेज में क्या करते हैं, सापेक्षता का क्या सिद्धांत है इसका जो है स्तर में, टिट फॉर टैट का मतलब जैसे को तैसा। जैसे बच्चा अगर क्लास में पढ़ता है तो उसका कोई पेंसिल तोड़ दे तो वह दूसरे का भी पेंसिल तोड़ देगा। अगर उसका कोई सामान, किताब, बुक वगैरह फाड़ दे तो वो दूसरे का कुछ और फाड़ देगा।
तो ये होता है जैसे को तैसा। तो ये व्यवहार करता है बच्चा कब? प्री कन्वेंशनल स्टेज में, जो बच्चा 4 से 10 वर्ष का होता है। दूसरा स्टेज क्या है? कन्वेंशनल स्टेज आ जाता है, बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, 10 से क्या हो जाता है? 13 वर्ष का हो जाता है। और थोड़ा बाहरी वातावरण, उसको समाज के द्वारा जो है कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जब बच्चा छोटा रहता है तो खास करके वो तो माता पिता जो घर में देखता है वही चीज़ें सीखता है, ज़्यादा प्रभाव पड़ता है फैमिली का। लेकिन जब बड़ा हो जाता है बच्चा, 10 से 13 वर्ष का हो जाता है, तो धीरे धीरे उसके ऊपर समाज का असर पड़ने लगता है, समाज उसको प्रभावित करने लगता है। उस प्रकार से वह घर में सीखी हुई चीज़ों को बाहरी वातावरण से क्या करता है? सामंजस्य स्थापित करता है, और वह एक अच्छा लड़का या अच्छा लड़की बनने का प्रयास करता है या उसकी ओर उन्मुख होता है। इसीलिए इसको गुड बॉय या गुड गर्ल जो है कहा जाता है। इसमें अच्छा लड़का या लड़की बनने की उन्मुखता। और इसी में जो दूसरा पार्ट है उसी में होता है कानून व्यवस्था बनाए रखने की ओर उन्मुखता। अर्थात उसका ये नैतिक विचार होता है कि जो कानून बनाए गए हैं, जैसे रेड लाइट बनाया गया है तो रेड लाइट पर रुकना चाहिए, नहीं तो किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा पार करने से। तो वो कानून व्यवस्था बनाए रखने की तरफ क्या होता है? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए क्या होता है? उसके प्रति आज्ञाकारी होता है। तो जब भी आपसे ये पूछा जाए कि दंड और आज्ञा पालन जो है कोहलरबर्ग की किस नैतिकता के स्तर में आता है, तो प्रथम बताएंगे। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा व्यवहार, कि अगर आपसे एग्जाम्पल भी दे सकता है कि जैसे कोई बच्चा अगर किसी का जो है बैग फेंक दे या फिर बुक फाड़ दे, तो दूसरा बच्चा भी उसका ये उसी के साथ जो है वो ऐसा ही व्यवहार करता है, तो ये नैतिकता के किस स्तर में आएगा कोहलरबर्ग के? तो आप कहेंगे कि सर ये जो है पहले ही में ही आएगा। दूसरा में क्या क्या आएगा? अच्छा लड़का लड़की बनने की तरफ जो है उन्मुख, अच्छा लड़का लड़की बनने का प्रयास करेगा लड़का जो है। और क्या होगा? ये कानून को, लॉ एंड ऑर्डर को मानने का क्या करता है? प्रयास करता है। अब तीसरे स्टेज में जब घुसेंगे तो बच्चा क्या हो जाएगा? और बड़ा हो जाता है, नैतिक तकड़ा उसकी और अधिक हो जाती है, अमूर्त चिंतन करने लगता है। तो वह देखता है कि अगर रेड लाइट तोड़ने से किसी व्यक्ति की जान बच रही है तो ऐसे रेड लाइट को तोड़ देना चाहिए, या फिर ऐसे नियम को तोड़ देना चाहिए जिससे किसी को नुकसान हो। तो इस स्टेज में बच्चा क्या करना लगता है? अपना भी दिमाग चलाने लगता है। और इसी स्टेज को कहते हैं आपका किस में आता है? पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, अर्थात उत्तर जो है रूढ़िगत नैतिकता के स्तर, इसको कहा गया है। और क्या इसमें आता है दूसरे वाले में? यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल जो है आपका इसमें आ जाता है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। और इसमें क्या होता है? ये बच्चा खुद के हिसाब से चलना चालू कर देता है, अपने हिसाब से चलना, जो उसको अच्छा लगता है वही वो करता है। तो आपको मोटी मोटा इतना याद रखना है कि जब दंड और आज्ञा पालन पूछे या फिर टिट फॉर टैट पूछे, उदाहरण देके पूछे, चाहे जैसे घुमा के पूछे, तो आपको पहला मारना है टिक। अगर आपसे अच्छा बनना, अच्छा लड़का लड़की बनने का जो है पूछे, या फिर आपसे ये पूछे नियम कानून लॉ एंड ऑर्डर की तरफ जो है अग्रसर होना या उसको मानना, तो ये हो जाएगा आपका दूसरे स्टेज में। तीसरे में आ जाएगा अपने हिसाब से चलना। अगर ऐसे नियम कानून जिससे व्यक्ति का हनन हो, व्यक्ति का नुकसान हो, ना मानना, तो ये सब इसमें आ जाता है। हाँ, इसमें नाम अलग से पूछता है आपका, जैसे दे देगा आपका कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओबीडियंट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओबीडियंट, तो ये किस में आता है? तो ये पहले में आता है, ये तीसरे के। इसका मैं नाम लिख दे रहा हूँ अलग से, कलर चेंज कर ले रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश में पूछता है कभी कभी, तो अब याद रखिएगा, क्योंकि हिंदी याद रहे चाहे इंग्लिश। देखिए, ये जो तीसरे का आपका पहला स्टेज है इसको बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये याद रख लीजिएगा। दूसरा है आपका यूनिवर्सल, बस शॉर्टकट में याद रखिए, यूनिवर्सल एथिकल। ठीक है, सोशल और यूनिवर्सल ये आपका तीसरे में आ जाएगा। ठीक है, दूसरे में क्या आएगा? दूसरे में आपको गुड बॉय बैड बॉय, अरे सॉरी, गुड बॉय गुड गर्ल ये आ जाएगा। और रेड लाइट नहीं तोड़ना है तो इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर आ जाएगा, इसमें लॉ एंड ऑर्डर लिख के आ जाएगा, तो ये मान लेंगे। पनिशमेंट और ओबीडियंस ये आप जाने जाएंगे कि इसमें है। और क्या आ जाएगा? टिट फॉर टैट, या फिर कभी कभी इसको इंस्ट्रूमेंटल रिलेशन विस्ट जो है कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा इसमें। ठीक, तो अब देखिए, सीधे हम अपने क्वेश्चन के आंसर की तरफ चलेंगे। हालांकि आ गया होगा आंसर, जो है आपको पता हो गया होगा इतने डिटेलिंग करने के बाद, कि 10वां देखिए दिया है कि इसमें चरण पूछा है कि इन सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादों की उपेक्षा करते हैं और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर क्या करते हैं? ध्यान केंद्रित करते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। इसी में नकारात्मक परिणामों के डर पर क्या करते हैं? ध्यान देते हैं, और दूसरों के इरादों क्या करते हैं? उपेक्षा करते हैं।
ये सीधे सीधे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आ गए हैं हार्वर्ड गार्डनर साहब। अब देखिए हार्वर्ड गार्डनर का क्या है सिद्धांत, एक सेकेंड रुकेंगे, ठीक। हाँ, अब देखिए हार्वर्ड जो है गार्डनर जो हैं, इन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? बहुबुद्धि सिद्धांत। अब कहेंगे कि ये बहुबुद्धि सिद्धांत क्या है, तो अगर हम इनकी बात करें जो है तो बहुबुद्धि सिद्धांत के, तो इन्होंने शुरू में अगर देखेंगे आप तो इन्होंने बुद्धि के बारे में ये कहा था कि बुद्धि कोई तत्व नहीं है। बुद्धि क्या है? कोई एक जो है तत्व नहीं है, बल्कि क्या है, अलग अलग जो है प्रकार की क्या है, बुद्धियों का जो है क्या है, एक समावेश है, जिसमें प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से क्या रहती है, स्वतंत्र रहकर कार्य करती है। एक बात तो इनकी ये हो गई कि हार्वर्ड गार्डनर ने क्या दिया है, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। और क्या याद रखेंगे कि ये जो है 1983 में जो है इन्होंने जब बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था तो इन्होंने बुद्धि के कुछ प्रकार बताए थे। तो 1983 में इन्होंने बुद्धि के 7 प्रकार बताए। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो ये जो है 1998 में एक प्रकार और जोड़ दिए तो 8 हो गया। फिर 2000 में, सन 2000 में एक और प्रकार जोड़ दिए तो बुद्धि कितनी हो गई, 9 प्रकार की। हालांकि एनसीईआरटी में आपको 8 ही प्रकार दिया है, तो अब हमेशा आंसर जहां पे भी ऑप्शन में 8 अगर रहे तो 8 ही मांगेंगे। अगर 5, 6, 7, 8 दिया है ऐसा कुछ तो आप क्या करेंगे, 8 मारेंगे। तो याद रखिएगा कि हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। इनके अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं, तो इस समय 9 प्रकार हैं। एग्जाम में आएगा तो आप 8 मारेंगे क्योंकि एनसीईआरटी के हिसाब से हमको चलना है। तो इसमें इन्होंने दिया है कि सिद्धांत में जो है सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता जो है किस बुद्धि की विशेषता है। तो चलिए आपको बताते हैं, पहले एक मोटा मोटा आपको जो है बता दें कि जो इन्होंने जो है 7-8 प्रकार बताए क्या है। जैसे देखिए पहला इन्होंने बताया था शाब्दिक भाषाई बुद्धि, एकदम कॉमन सरल ढंग से समझिएगा। देखिए भाषाई बुद्धि की इन्होंने जो शाब्दिक बताया था तो इन्होंने कहा था कि ये इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, जैसे वकील हो गए, कवि हो गए, पत्रकार हो गए। अब आप एक बात बताइए, जो कवि होते हैं या वकील होते हैं या पत्रकार होते हैं, इनको अपनी भाषा पे क्या होती है, एक मजबूत पकड़ होती है। देखते हैं कि धारा प्रवाह क्या होते हैं, उन चीज़ों पे बोलते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनको अपनी भाषाओं पे पकड़ होती है वे किसके अंतर्गत आते हैं, शाब्दिक भाषाई बुद्धि के अंतर्गत। उनमें इस बुद्धि की विशेषता पाई जाती है। दूसरे क्या हैं, तार्किक गणितीय बुद्धि। अब तार्किक माने जो तर्क कुतर्क करे, तो इसमें कौन आते हैं, अकाउंटेंट आ गए, बैंकर आ गए, आपके साइंटिस्ट आ गए, तर्क जो करते हैं। तीसरा है आपका स्थानीय बुद्धि, स्पेक्चुअल जो है इंटेलिजेंसी क्या है, इसमें क्या है कि यह जगह, अंतरिक्ष और मानसिक कल्पनाओं से संबंधित होता है। स्थानीय बुद्धि जैसे मूर्तिकार हो गए, आर्किटेक्चर हो गए, चित्रकार हो गए, ये सब हो गए। चौथे नंबर पे चलेंगे तो इन्होंने दिया था बुद्धि का प्रकार जो है शारीरिक गतिम बुद्धि। अब शारीरिक गति में क्या है, तो शारीरिक बुद्धि में क्या है, जो अपने शरीर को क्या कर सकें, कहीं पर भी मूव करा लें, अपने शरीर को अपने दिमाग के अनुसार चलाएं। तो ऐसी क्षमता जो होती है किस में होती है बताइए, जो आपके डांसर होते हैं, एथलीट होते हैं, अभिनेता होते हैं, अभिनेत्री जो होती हैं, तो इनमें जो है ये पाया जाता है। 5वें नंबर का इन्होंने बुद्धि का प्रकार क्या बताया था, संगीतात्मक, कि व्यक्ति में संगीत से जुड़े हुए एक विशेष प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, जैसे सिंगर हो गए, एंटरटेनर हो गए, ये सब। तो बस नाम से याद रखिए, संगीत का जिक्र है तो जैसे आप जान जाइएगा कि सिंगर, एंटरटेनमेंट की बात हो रही है। शरीर की गति से बात हो रही है, जिसका बॉडी मूव करता है, तो याद रखेंगे एथलीट और डांसर का हो जाएगा। भाषा का जिक्र आएगा तो भाषा में वकील, कवि, पत्रकार आ जाएंगे। तार्किक की बात आएगी, जहाँ पे लॉजिकल की बात आएगी, मैथमेटिकल की, तो वहाँ पे अकाउंटेंट, बैंकर, साइंटिस्ट आ जाएंगे। अब देखिए 6ठा नंबर इन्होंने क्या बताया था, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि बताया था। अब देखिए दो चीज़ों को आपको कन्फ्यूजन होता होगा, एक होता है इंटर, एक होता है इंट्रा। देखिए जैसे आप कभी कभी देखे होंगे इंटर बैंकिंग और इंट्रा बैंकिंग। इंटर का मतलब होता है क्या, 2 या 2 से अधिक।
इंटर का मतलब होता है अपने आप में ही, जैसे आप अपने आप से खुद से बात करें तो वो इंट्रा हो जाएगा। और आप किसी अन्य लोगों से बात कर रहे हैं, या फिर सपोज दैट कि आपका जो है खाता जो है बैंक अकाउंट, मान लीजिए आपका एसबीआई है, तो आप अगर एसबीआई टू एसबीआई पैसा ट्रांसफर करें अर्थात सेम में, तो क्या हो जाएगा? इंट्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंट्रा। लेकिन अगर एसबीआई टू मान लीजिए आप यूनियन बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में कर रहे हैं दूसरे बैंक में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटर हो जाएगा। तो स्वयं में तो इंट्रा, स्वयं से अलग तो इंटर हो जाएगा। इतना चीज़ आपको समझ में आई होप आ गया होगा। तो छठा जो था वो था इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस। तो इसमें क्या आ जाएंगे? आध्यात्मिक गुरु वगैरह आ जाएंगे। और इंटरपर्सनल में क्या आ जाएंगे? नेता, सामाजिक कार्यकर्ता वगैरह आ जाएंगे। ये काफ़ी पूछा जाता है। आठवां जो था वो प्रकृतिवादी, जहाँ प्रकृति का जिक्र आएगा वहाँ पे किसान आप लगा देंगे। और नौवां जो इन्होंने बताया था वो बताया था अस्तित्ववादी। अस्तित्ववादी की इंग्लिश में एग्जिस्टेंस बोलते हैं, जिसका अस्तित्व हो। तो ये इसमें क्या है कि जो साधु संत वगैरह होते हैं ये बराबर यही सोचते हैं कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है, भगवान कौन है, किस चीज़ का क्या उद्देश्य है। तो ये सब चीज़ें जो सीखते हैं वो अस्तित्ववादी होते हैं। तो आप नाम से स्पष्ट याद रखिएगा। अब देखिए, तो अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको शायद पता चला गया होगा। देखिए इंट्रा दिया है। क्या दिया है? इंट्रा। इंट्रा माने स्वयं से। इंट्रा मतलब स्वयं से। तो इसमें कौन आ जाएंगे? आध्यात्मिक गुरु आ जाएंगे। आध्यात्मिक गुरु। अब देखिए यहाँ पे क्या प्रकृतिवादी में कौन आ जाएगा बताइए? अभी मैंने आपको बताया था, इसमें आपके किसान आ जाएंगे। और लिंग्विस्टिक में कौन आ जाएगा? भाषाई में। तो मैंने बताया था आपको कि सीधे सीधे वकील हो गए, पत्रकार हो गए, ठीक है, कवि हो गए, तो ये सब इसमें आ जाएंगे। तो हमारा इसमें देखेंगे तो 11 का आप सीधे सीधे आप आंसर देने में सक्षम हो गए होंगे कि 11 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे भाषा का उपयोग दिया था कि धारा प्रवाह और लचीले ढंग से करते हैं। तो भाई यही ना करते हैं, वकील हो गए, चाहे एंकर हो गए, न्यूज एंकर, ये सब। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है? देखिए नहीं का जिक्र है। इंडिविजुअल डिफरेंस पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी रणनीति है जो कक्षा में अगर व्यक्तिगत मतभेद हों तो उसको अगर भरना हो, पूरा करना हो, मतभेद को दूर करना हो तो प्रभावी नहीं होगा। बाकी 3 होंगे। तो कौन कौन से ऐसे होंगे 3 और कौन एक ऐसा होगा जो नहीं होगा? तो चलिए देखते हैं। देखिए अपने मौखिक और गैर मौखिक संचार पर विचार, ये सही बात है। मतभेदों को पहचानें और सम्मान करें, ये भी ठीक है। विविध शैक्षणिक मतभेदों का प्रयोग करें, ये भी ठीक है। और लास्ट में दिया है छात्रों में कमियों को पहचानें और उन्हें ठीक करें। अब एक बात बताइए, अगर छात्र में कमी है तो उसे तो छात्र ही, आप उसको पहचानिए, उसके कमियों को दूर करने के लिए उसको सुझाव दीजिए। तो कौन दूर करेगा? छात्र स्वयं दूर करेंगे। तो मतभेदों को पहचान कर और उनका सम्मान करके विविध शैक्षणिक जो है मतभेदों का प्रयोग करके कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा किया जा सकता है। तो हमारा 12 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? आपका डी हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या दिया है। 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलती है। मिलने पर वो बोला, किसी ने राहुल को जो 4 साल का है उसे गिफ्ट में क्या दे दिया? गुड़िया दे दिया, डॉल दे दिया। तो राहुल क्या बोला कि मैं इसका क्या करूँगा? लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते। यह क्या दर्शाता है? अब देखिए आपसे समझ से क्वेश्चन पूछा है, क्या यह जेंडर प्रासंगिकता है, जेंडर रिलेवेंस है, जेंडर पक्षपात है, जेंडर रूढ़िवादिता है, या जेंडर समता है? अब देखिए जेंडर प्रासंगिकता क्या मतलब होता है कि भाई ये पहचान करना कि जैसे मान लीजिए लिंग जो परीक्षण होता है उसमें पता लगाया जाता है अल्ट्रासाउंड वगैरह से कि क्या लड़का है पेट में कि लड़की है। जेंडर जो पक्षपात है कि किसी एक लिंग के प्रति आप जान करके पक्षपात करें। तीसरा है जेंडर रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता का मतलब जो चीज़ें पहले से चली आ रही हैं, जो रूढ़िवादिताएं, जो स्टीरियोटाइप पे होते हैं, जो परंपरा चली आ रही है। और जेंडर समता अर्थात जेंडर इक्वलिटी, समानता का भाव। तो ये जो लड़का है जब उसको गुड़िया मिलता है तो वो कहता है मैं इसका क्या करूँगा, लड़के नहीं खेलते हैं। तो ये एक तरह से रूढ़िवादिता की ओर क्या करता है? संकेत करता है, जेंडर स्टीरियोटाइप की तरफ।
तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, तो क्वेश्चन कुछ हल्के होंगे, कुछ कठिन होंगे, कुछ मॉडरेट लेवल के होंगे। सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे। अब देखिए, यहाँ पे दो शब्द है, एक सीखने के आकलन और एक है सीखने के लिए आकलन। देखिए, एक होता है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग और एक होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। देखिए, जो असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है ये शिक्षण क्रिया के दौरान चलता है, जब शिक्षक जो है अधिगम प्रक्रिया चल रही होती है तो असेसमेंट फॉर लर्निंग किया जाता है। अब असेसमेंट फॉर लर्निंग कहेंगे क्या होता है, इसका मतलब समझ आइए। तो इसका मतलब यही होता है, जैसे मान लीजिए कोई टीचर क्लास में पढ़ा रहा है और अलग अलग तरह के बच्चे हैं, अलग अलग बुद्धि लब्धि के हैं, अलग अलग जो है उनकी IQ लेवल है, अलग अलग जो है उनके सांस्कृतिक सामाजिक जो है परिवेश से आते हैं। तो पढ़ाते समय विभिन्न जो है उनके विभिन्नताओं का शिक्षक को ध्यान देना चाहिए और ऑब्जर्व करते हुए अपने शिक्षण विधियों में धीरे धीरे सुधार करना चाहिए। जैसे अगर टीचर पढ़ा रहे नहीं समझ में आ रहा, उसको लग रहा है कि नहीं ये बच्चा नहीं समझ पा रहा है या ये उदाहरण नहीं समझ पाया है, हमको और अच्छे लेवल से जो है और इससे जीवन से जुड़े होने चाहिए, जो बच्चा समझ पाए वो उदाहरण देना चाहिए उससे सरल। तो ये सब चीज़ें जो करती हैं शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, इसे हम कहते हैं असिस्टेंट फॉर लर्निंग। और जब शिक्षण कंप्लीट हो जाए, अर्थात पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो गया, तो जो टेस्ट लिया जाता है, यूनिट टेस्ट हो गया, हाफ ईयरली एग्जाम हो गया, एनुअल एग्जाम हो गया, इसे कहते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग। दो चीज़ें हैं। तो इसमें दिया है कि ये देखिए अच्छा होता है, क्या इसको अच्छा माना जाता है, इसको निगेटिव माना जाता है, ठीक है, हमेशा परीक्षा वगैरह को। लेकिन असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या हो जाए, पॉजिटिव माना जाता है। तो यहाँ पे दिया है कि सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, आप समझ गए होंगे। शिक्षार्थियों को केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं पर केंद्रित करें, शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को क्या कर रहे हैं, शामिल करें। देखिए यहाँ दैनिक प्रक्रिया दिया है। सीधे निर्देश की विधि द्वारा ही शिक्षण को ग्रहण करें, प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के बीच क्या करें, तुलना पर जोर। तो आप तुलना पर जोर तो कभी नहीं देंगे। सीधे शिक्षण निर्देश द्वारा ही शिक्षण को करें, सीधे निर्देश की विधि द्वारा ही क्या करें, शिक्षण करें, यह भी गलत हो जाएगा आपका। ये जो है आपका, जो मैंने बताया कि शिक्षण के लिए आकलन, ये असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, ये शिक्षण क्रिया के दौरान, तो इसमें देखिए दिया है ना, शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को क्या करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग तो सही होता है, पॉजिटिव है, लेकिन असेसमेंट ऑफ लर्निंग ये क्या है, एक निगेटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट दिया है कि किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है। अब जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो अगर इसका अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं, बताइए, अगर समझ में आ रहा तो आसानी से आंसर दे देंगे। अब देखिए समालोचनात्मक सोच क्या है। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो क्रिटिकल थिंकिंग क्या है। तो क्रिटिकल थिंकिंग की बात की जाए तो क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है कि किसी की भी अगर मान लो कोई आपसे कोई बात कह रहा है, ठीक है, और आंख मूंद के आप क्या करें, उसकी बात का विश्वास न करें, बल्कि उस चीज़ों को समझें, उन चीज़ों के बारे में आप क्या करें, एक जानकारी इकट्ठा करें कि क्या ये कह रहा है सही है कि गलत है। और जब ये एनालिसिस आप कर लेंगे तो एक नतीजे पर पहुँचेंगे, क्या सही है क्या गलत है, और आप निर्णय लेंगे। तो यही होता है समालोचनात्मक सोच। तो बच्चों में इस सोच का विकास किस प्रकार किया जाए या बढ़ावा कैसे दिया जाए प्रश्न पूछकर बच्चों में, वही आपसे पूछा है। किस तरह के प्रश्न पूछेंगे आप बच्चों से कि बच्चों में इस चीज़ का जो है गुण का विकास होगा उनके अंतर्गत। क्या ये पूछकर वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, ये तो सीधे सीधे फैक्ट है, तो इससे तो होगा नहीं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, इससे भी नहीं होगा। विभिन्न परतों के नाम बताइए, फैक्ट है, बच्चे कहाँ सोच पा रहे हैं। लेकिन जब बच्चों से आप ये क्वेश्चन करेंगे कि बीजों को अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है, सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार करिए, तब बच्चे इसमें करके क्या करेंगे, सीखेंगे, चीज़ों को महसूस करेंगे कि आखिर में इसमें हो क्या रहा है। तो इस जो है प्रश्न के माध्यम से बच्चों में समालोचनात्मक जो है सोच का क्या होगा, विकास होगा, क्रिटिकल थिंकिंग का। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
अब देखिए बात कर रहा है 16 नंबर समावेशी व्यवस्था। समावेशी व्यवस्था क्या है? देखिए जो है इंक्लूसिव जो आपका सिस्टम है, सेट है, इसमें अगर बात करें शिक्षा की, समावेशी शिक्षा की, तो समावेशी शिक्षा में यही कहा गया है कि समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसमें एक ही छत के नीचे एक ही शिक्षक के द्वारा एक ही समय पर एक ही शिक्षण विधि से लड़के हों चाहे लड़की हों, बालक हों चाहे बालिकाएं, बिना किसी भेदभाव के कि वह किस समाज से आ रहे हैं, किस संस्कृति से आ रहे हैं, कैसी उनकी वेशभूषा है, कैसा पहनावा है, कैसा उनका जो है बैकग्राउंड है, बिना इन सब चीज़ों का भेदभाव किए समान रूप से शिक्षा दी जाए। तो वहाँ पे समावेशी है, सबको समान रूप से लेकर के। तो इसमें दिया है कि कौन सी किसकी ज़रूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है समावेशी शिक्षा में। तो समावेशी शिक्षा किसके लिए है? अभिभावक स्कूल की ज़रूरतों के अनुसार। तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। समावेशी शिक्षा में हालांकि बालक का जिक्र किया जाएगा, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, बार बार जो है मैं आपको बताता हूं। तो इसमें देखिए दूसरा क्या है, स्कूल छात्रों की जरूरत के अनुसार। देखिए ये सही है, किसके अनुसार? जो छात्र की जरूरत हो, इसके हिसाब से। इसमें क्या है, छात्र स्कूल की जरूरत के अनुसार, ये भी नहीं है। छात्र शिक्षक की जरूरत, तो ये भी गलत हो जाएगा। किसकी जरूरत? छात्र की जरूरत। आप आसानी से क्या करेंगे, इसका टिक जो है कर लेंगे, ऑप्शन बी कर लेंगे। तो कुछ हल्के भी क्वेश्चन है, कुछ मॉडरेट टाइप के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वो छात्र हैं, क्या हैं? उन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौतियां का क्या आता है, सामना करना पड़ता है। तो उन्हें कहते हैं पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में चुनौती हो रही है, तो उसमें कुछ ना कुछ विकार होगा तभी ना। तो ये पढ़ने संबंधित है, तो पढ़ने संबंधी जो विकार होगा वो क्या होगा बताइए? तो हो जा पठन विकार आएगा। अब पठन विकार सीधे सीधे ऑप्शन सी आपको दिख रहा है, डिसलेक्सिया। इसको क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। डिसलेक्सिया क्या है? पठन विकार है। डिसकैलकुलिया क्या है? आपका गणना संबंधी विकार है। तो अगर बात करें जो है आपके विकार की, तो विकार में जैसे आपको पता है कि जैसे मैंने बताया डिसलेक्सिया क्या है, पठन संबंधी विकार हो गया। डिसग्राफिया की बात करें तो अगर डिसग्राफिया की बात करेंगे तो डिसग्राफिया का मतलब क्या होता है? लिखने संबंधी विकार। डिसकैलकुलिया गणना संबंधी मैंने बता ही दिया। आपका डिसफेजिया होता है एक ठो। डिसफेजिया का मतलब क्या होता है? बोलने संबंधी विकार। ठीक है। अब डिसमॉर्फिया भी होता है। अब डिसमॉर्फिया में क्या होता है देखिए, MORPHIA। डिसमॉर्फिया में क्या होता है? भ्रम वाली स्थिति हो जाती है। जैसे बच्चा मोर को क्या करता है, मुर्गा समझ लेता है, चाहे मुर्गा को मोर, ये होता है भ्रम की स्थिति। और क्या है? डिस्प्रैक्सिया है, डिस्प्रैक्सिया। शारीरिक कौशल संबंधी कोई विकार है। और क्या है? डिस्थीमिया भी है, डिस्थीमिया, ये तनाव संबंधी विकार है। तो ये सारे विकार हो गए जो काफ़ी एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो आज आपसे पठन वैकल्प पूछा है, कल से आपको गणना संबंधी पूछ सकता है, बोलने संबंधी विकार हो सकता है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या? ऑप्शन सी हो जाएगा। आसानी से आंसर दे पाएंगे इसका। नेक्स्ट दिया है सुविधाहीन और वंचित समूह के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए आप एक टीचर हैं और आपके क्लास में जो बच्चे हैं उनको सुख सुविधा की कमी है, न अच्छे से कॉपी किताब मिल पा रहा है, न यूनिफॉर्म मिल पा रहा है, न अच्छे से हर जगह कुछ ना कुछ समस्या है। तो उनको संबोधित करने के लिए आप एक टीचर के रूप में क्या करेंगे? सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ाना चाहिए कि उनको लगे कि हाँ कोई अपना है, क्या ऐसी भावना का विकास करना चाहिए? ये तो सही लग रहा है थोड़ा। छात्रों की कमजोरी को सबके सामने उजागर करना चाहिए, गलत बात है भाई, बेइज्जत नहीं कर सकते सबके सामने। इन छात्रों को एक अलग संकाय में ही पढ़ा, यह समावेशी शिक्षा का हनन है, आप अलग संकाय में नहीं पढ़ा सकते। सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग करना चाहिए, ये मानकीकृत स्टैंडर्ड जो है आपका करिकुलम का नहीं यूज कर सकते हैं। तो सीधे सीधे हमारा राइट आंसर ए ही हो जाएगा, सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को क्या करना, बढ़ावा देना, कि उसको ये ना लगे कि नहीं हम गरीब हैं, हम जो है सुविधा की कमी है तो हमको टीचर ऐसे नज़रिए से देख रहे हैं, वैसे देख रहे हैं, है कि नहीं। तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 19 नंबर। फटाफट देखिए चीज़ों को समझते हुए चलते हैं।
विविध आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित में से विकल्प उपलब्ध नहीं करने चाहिए। कौन से विकल्प नहीं उपलब्ध करने चाहिए? विविध आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में अलग अलग शिक्षार्थी हैं, अलग अलग स्टूडेंट हैं, अलग अलग उनकी आवश्यकता है, तो शिक्षक को कौन से विकल्प जो है उपलब्ध नहीं करने चाहिए, बाकी 3 करना चाहिए। तो देखिए दिया है उपर्युक्त इमारती ढांचा, यहाँ पे दिया है सामग्री का प्रस्तुतिकरण, संचार और अभिव्यक्ति, सूचना के दृष्टिकोण, शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िवादिता। देखो रूढ़िवादिता तो आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, तो नेगेटिव से नेगेटिव मैच कर जाएगा, तो सीधे सीधे यही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है दिव्यांग छात्रों को शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? नहीं है, बाकी दिया गया है। उपर्युक्त इमारती ढांचा, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, अनिवार्य विशेष शिक्षा, उपयुक्त तकनीकी और सुविधाएं। तो बताइए आंसर में क्या होगा आपके हिसाब से दिव्यांग छात्रों के लिए जो है? तो ये हो जाएगा कि आप उपर्युक्त इमारती ढांचा, जो विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए उपर्युक्त अगर नहीं व्यवस्था बनाएंगे तो उनकी जो साइकिल वगैरह होती है कैसे चल जा पाएगी? बताइए, सीढ़ी पे तो वो जा नहीं पाएंगे क्योंकि वो विकलांग है, दिव्यांग हैं। तो ये तो होगा उपर्युक्त इमारती ढांचा, ठीक है। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक की बात कही गई है। उपर्युक्त तकनीकी उनको सुविधाएं दीजिए, लेकिन अनिवार्य विशेष शिक्षा इसको द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है, तो ये इसकी बात जो है वो नहीं करता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 20 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दिया क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन। बच्चे किस तरह सीखते हैं? बच्चे जो है किस तरह सीखते हैं? चिल्ड्रेन लर्न बाई रीडिंग, लिसनिंग, सीइंग, डूइंग। अब बताइए, कोई स्टूडेंट है, कोई बच्चा है तो वो पढ़कर सीखता है, सुनकर भी सीखता है, देख कर भी चीज़ों को सीखता है, और कुछ न कुछ क्रिया करके एक्टिविटी के माध्यम से भी सीखता है। तो सीधे सीधे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जिसमें चारों जो है चीज़ें मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, 22 नंबर क्वेश्चन। देखिए कथन कह रहा है कि यह महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। भाई ये कह रहा है कि बच्चों को क्या किया जाए? स्वयं पर नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। किस क्षेत्र में? अधिगम के क्षेत्र में। और इसके पीछे तर्क क्या दे रहा है कि अपने अधिगम पर नियंत्रण रखने से विद्यार्थियों में यह निर्णय लेने में मदद मिलती है कि क्या हमको सीखना है और क्या कैसे। तो ये भी बात सही है। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि ए भी सही है, आर भी सही है, और चूंकि निर्णय लेने में मदद मिले और कि क्या सीखना है क्या नहीं, तो इस तरह से हमारा क्या ये व्याख्या भी कर देगा आपका ए का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा इस वाले में। देखिए नेक्स्ट क्या दे रहा है कि एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो क्या हो? अस्पष्ट हो। बताइए, जब क्लियर नहीं है तो उसको कैसे आप कहेंगे? बताइए। अत्यंत जटिल हो, इसको भी नहीं कर सकते हैं। अर्थहीन हो, जिसका कोई मीनिंग ही ना हो, उन चीज़ों को आप बढ़ावा देंगे टीचर के रूप में? नहीं देंगे। जो सांस्कृतिक रूप से उपरयुक्त हो, देखिए दिया है ना कि जो कल्चरली जो है क्या हो? एप्रोप्रिएट हो, आपका अच्छा लगे आपको कि नहीं ये सही है सांस्कृतिक रूप से, उन चीज़ों को एक शिक्षक को क्या होना चाहिए? बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर हमारा क्या कर रहा है, और आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से भी पता चल जाएगी हमारी तैयारी कैसी है और जो है किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। हाँ, एक शिक्षक को ऐसी गतिविधि की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो किसको बढ़ावा दे? बताइए। निराशा को बढ़ावा दे? कभी नहीं, ऐसा तो करना ही नहीं है। अभिसारी उत्तर, अपसारी सोच, अपसारी भी नहीं होगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग होगा आपका, रटने पे तो कभी नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अपसारी सोच। ये कौन सा है? डाइवर्जेंट थिंकिंग आपका इसमें आएगा, अपसारी में। अभिसारी में तो कन्वर्जेंट आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अपसारी सोच। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 का सीधे सीधे सी हो जाएगा, ताकि चीज़ें विभिन्न जो चीज़ों को अलग अलग तरीके से सोच सके, समझ सकें। इसका मतलब यही है बस। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन करा है कि समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार, जो इस समय के सिद्धांतकार हैं, जो थियरिस्ट हैं, प्राथमिक रूप से
यांत्रिक गतिविधि है, व्यवहारवादी हैं, निष्क्रिय हैं, सामाजिक हैं। तो सामाजिक ही सही आंसर होगा, क्योंकि जो वर्तमान जो है समकालीन जो सिद्धांतकार हैं इनके अनुसार प्राथमिक रूप से एक जो है सामाजिक क्या है, गतिविधि है समकालीन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 का आपका डी हो जाएगा, समाज का जिक्र आ गया है। नेक्स्ट देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कथन कि एक शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीति के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। सही बात है भाई, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, समस्या समाधान रणनीति के विकास की सुविधा क्या करनी चाहिए, प्रदान करनी चाहिए। और क्या कह रहा है, कारण क्या इसका दे रहा है, कारण है कि जब समस्या समाधान की रणनीतियां अधिगम में सुधार करती हैं, सही बात है, और समालोचनात्मक चिंतन मैंने आपको बताया कि क्या चीज़ें सही हैं क्या गलत है इसकी पहचान कर सके, इन चीज़ों को क्या करती हैं, बढ़ाती हैं। जब आप समस्या समाधान रणनीति के विकास की सुविधा बच्चों को प्रदान करेंगे तो इस तरह से राइट आंसर हमारा क्या हो जाए, ए हो जाए, क्योंकि दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट दिया है 27 नंबर की छात्रों के बीच भ्रामबंतियों को क्या करना है, निर्मित करना महत्वपूर्ण है, पहचानना है, अनदेखा करना है, प्रचारित करना है। जो बच्चों में भ्रांतियां हो जाती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है किसी चीज़ के प्रति, तो उसमें क्या करना चाहिए शिक्षक को, उसको निर्मित करना चाहिए, कभी नहीं। उसको पहचानना चाहिए, सही बात है। अनदेखा करना चाहिए, कहीं भी नहीं। प्रचारित करना चाहिए, कभी नहीं। तो उन चीज़ों को पहचानना चाहिए कि डाउट क्या है बच्चों में, और उस डाउट को क्या करना चाहिए, दूर करना चाहिए। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आइडेंटिफाई करना चाहिए टीचर को, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 28 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि छात्रों में भय का भाव, अगर छात्रों में डर का माहौल है, डर का भाव है, तो ये तो भाई गलत चीज़ है। अधिगम में काफ़ी सुधार करता है, कभी नहीं। अधिगम के लिए हानिकारक है, ये सही बात है। अधिगम के लिए आवश्यक है, ये भी नहीं सही होगा। अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं डालता, ये भी गलत बात है, प्रभाव डालता है। तो ये अधिगम के लिए क्या है, एक हानिकारक है। तो 28 का क्या है, बी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छात्रों को महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करेगा, योग्यता की चाह, प्रसिद्धि की चाह, धन की चाह, सत्ता की चाह। तो जब तक, जैसे मैं ही आपको अगर कोई चीज़ प्रैक्टिस सेट हल करवा रहा हूं, अब मैं ये बताऊं कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 50 बार पूछा जाता है, तो आप उसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे उस प्रश्न को कि हाँ यार ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में। तो वही है, जब तक किसी चीज़ की महत्ता को शिक्षक नहीं बताएगा, इस चीज़ की उपयोगिता क्या है, तब तक बच्चा उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो यही वो कह रहा है कि किस जो है सीखने के लिए क्या प्रेरित करेगा विकल्प, योग्यता की चाह, प्रसिद्धि की चाह, धन की चाह, या फिर सत्ता की चाह। तो ये हो जाएगा योग्यता की चाह, अर्ज ऑफ कॉम्पिटेंस, योग्यता की चाह, ठीक है। क्योंकि छात्रों में यही जो है क्या करेगा, हासिल या सीखने के लिए प्रेरित करेगा। क्योंकि जब तक छात्रों में सीखने का कोई उद्देश्य नहीं होगा, वो लक्ष्य को पाने की चाह नहीं होगी, तब तक वे स्वयं से अभिप्रेरित नहीं होंगे, मोटिवेट नहीं होंगे, और उससे अभिगम भी क्या होगा, प्रभावी नहीं होगा। अतः छात्रों को क्या करना चाहिए, अधिगम को बढ़ावा देने के लिए उनके अंदर से अभिप्रेरित होना क्या है, अत्यंत आवश्यक हो, सेल्फ मोटिवेटेड हो, किसी दूसरे के द्वारा मोटिवेट करने से नहीं, सेल्फ मोटिवेट होंगे तो सबसे बेटर होगा। आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है बाल विकास का कि अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। छात्रों के बीच सहयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, ये तो कभी नहीं होगा, आप हतोत्साहित मत करिए, उत्साहित करिए। बल्कि छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करिए। देखिए प्रोत्साहित तो, लेकिन प्रतिस्पर्धा कभी भी जो है कंपटीशन नहीं करना है, ये निगेटिव टैग वर्ड है। रटने पे बढ़ावा देना, रटना भी निगेटिव है। सम प्रत्ययों की समझ को महत्व देना, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का 30 जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि जो है आपके 5 जनवरी 2022 के जो है ऑनलाइन जो आपका पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई समस्या, कोई त्रुटि या कोई अगर आपका सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और अगर वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।